नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 9 मई को करेंगे नामांकन, ये बड़ी जानकारी है। चंपावत सीट से उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे 9 मई को पुष्कर सिंह धामी, और नामांकन के दौरान भाजपा के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। चंपावत में 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है और 31 मई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और देखिए, इसके बाद 3 जून को चुनाव परिणाम सामने होंगे, रिजल्ट सामने होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। चंपावत में उपचुनाव के लिए 11 मई की तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। उसके बाद 31 मई को होगी वोटिंग। उसके बाद 3 जून की तारीख है जब पूरी तस्वीर चंपावत को लेकर साफ हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। पुष्कर सिंह धामी 9 मई को करेंगे नामांकन, ऐसी जानकारी है। और देखिए, तमाम बड़े नेता बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर। अब देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है एक तरीके से। चंपावत उपचुनाव को लेकर 31 मई को वोटिंग होनी है, 3 जून को रिजल्ट सामने आना है। उससे पहले 11 मई की तारीख है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 11 मई है। उससे पहले 9 मई को नामांकन करते हुए दिखाई देंगे पुष्कर सिंह धामी, ऐसी जानकारी है। चंपावत सीट पर उपचुनाव, कैलाश गहतोड़ी पहले विधायक, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया पुष्कर सिंह धामी के लिए। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहां से उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं और उनको टक्कर दे रही हैं कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी, और दोनों के बीच में टक्कर। ये बड़ी जानकारी है कि 9 मई को नॉमिनेशन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी पर हमारे सहयोगी पंकज राणा सीधे जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, अब उपचुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है और ये तारीख भी सामने आ गई है। 9 मई को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। पंकज। बिल्कुल दीपा, देखिए, मुख्यमंत्री की नॉमिनेशन की जो तारीख है वो डिक्लेयर हो गई है। वो 9 मई को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सोमवार का दिन होगा जब मुख्यमंत्री चंपावत से उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि एक इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को भेजा था और उसके बाद एक नाम पर सहमति बन गई है। निर्मला गहतोड़ी को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो अब पूरी तरह से जो कांग्रेस का रण है वो सज चुका है। तो ये तमाम चीज़ें अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब भाजपा और कांग्रेस में इसमें महत्वपूर्ण टक्कर होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस की जो कैंडिडेट उतारी गई हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पहले चुनाव नहीं लड़ी हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो महिला होने के नाते कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट है। महिलाओं की आधी भागीदारी उत्तराखंड में मतदान के लिए होती है, तो उस हिसाब से कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत स्थिति लग रही है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने स्तर से वहाँ पर पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने पूरी तरह से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जो प्रभारी बनाए गए हैं भाजपा की ओर से मंत्री चंदन रामदास, वो कल पहुँच गए हैं वहाँ पर। नॉमिनेशन की जो तैयारियां हैं वो वहां पर अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। नॉमिनेशन में भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, कई मंत्री वहां मौजूद रहेंगे, और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय नेताओं के रहने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के रहने की संभावना है। सह प्रभारी रेखा वर्मा वहां पर मौजूद रहेंगी। और एक तरह से देखा जाए तो वहां पर रोड शो किया जाएगा चंपावत में मुख्यमंत्री के लिए। प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी ये होने वाला है, क्योंकि नॉमिनेशन से पहले रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री नॉमिनेशन करने जाएंगे। वक्त उनका निर्धारण किया जा रहा है। जैसे ही उनका वक्त निर्धारण किया जाए कितने बजे वो नॉमिनेशन करेंगे तो वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन 9 तारीख के लिए नॉमिनेशन की जो तारीख है वो डिक्लेयर कर दी गई है। मुख्यमंत्री 9 तारीख को वहां पर जाएंगे और नॉमिनेशन करेंगे। उससे पहले भाजपा के जो तमाम दिग्गज हैं वो वहां पर डेरा डाल चुके हैं। जो प्रभारी हैं चंपावत चुनाव के लिए बनाए गए हैं चंदन रामदास, वो वहां कल पहुंच गए हैं देर रात, और वहां पर वो तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिन नेताओं को चंपावत के लिए ड्यूटी लगाई गई है भाजपा की ओर से, तमाम दिग्गज नेता वहां पर भेजे गए हैं। वो लगातार तमाम वहां के स्थानीय नेताओं से गेट टुगेदर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अगर जहां देखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने यहां पर पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है चंपावत चुनाव के लिए। और अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो कब नॉमिनेशन करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो आगे। बिल्कुल ठीक है। भाजपा के किले में सेंधमारी क्या कांग्रेस कर पाती है या फिर नहीं, इसको भी लगातार देखना होगा। लेकिन भाजपा बहुत ज्यादा एक्टिव वहां पर दिखाई दे रही है। चंदन रामदास वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दौरा कर रहे हैं और अधिक संपर्क साधने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए।
देखिए, चंपावत चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस का कहना है कि चंपावत सीट पर वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। चंपावत सीट पर महिला कैंडिडेट उतारने पर भाजपा चुटकी ले रही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि उसने महिलाओं को हमेशा तवज्जो दी है और इसलिए चंपावत में भी महिला कैंडिडेट को मौका दिया गया है। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं। भुवन जी, क्या लग रहा है इस बार चंपावत के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? चंपावत के लिए पूरे तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी तैयार है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता महिला प्रत्याशी को आके देख के घबरा गई है, क्योंकि वो सिर्फ बात करती है और हमारी अच्छी मजबूत प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। अच्छा, महिला कैंडिडेट आपने उतारी है। भाजपा कह रही है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो महिलाओं की याद आती है। नहीं, हम तो चुनाव में महिलाएं उतारते हैं। हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला है। हमने तो पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला देने का काम किया, हमने पहली राष्ट्रपति महिला देने का काम किया, हमने पहली जो है संसदीय मंत्री महिला देने का काम किया। इंदिरा हृदय जैसी मजबूत महिला कांग्रेस से रही। अमिता रावत जब कांग्रेस में थी तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण थी। आज कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ कहना है, वो महिलाओं को कुछ देती नहीं। आप आज उनकी कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं आप बताइए? कहाँ स्थान दिया महिलाओं को उन्होंने? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप अभी चंपावत गए थे, किस तरीके की जनता का मूड वहाँ पर आपको लग रहा है? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ आपके कैंडिडेट्स। युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिला महंगाई से परेशान है और लोग भ्रष्टाचार और बदले की भावना से परेशान है। खनन जो है पूरे पहाड़ों को खोदने की तैयारी हो गई, पहले खोद दिया है। जो ऑल वेदर रोड बनाई उसका नारा दिया, जगह जगह टूट रही। तो सब लोग जानते हैं भाजपा के कर्मों को, दिखाई देगा आने वाले समय में। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का साफ तौर पर कहना है कि चंपावत उपचुनाव के रण के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। महिला पर इस बार विश्वास जताया गया है। अपने सभी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है। आपने की कार्यकारिणी की घोषणा, जोत सिंह बिष्ट को बनाया गया है प्रदेश संगठन समन्वयक। की बड़ी जानकारी देखिए, हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं जोत सिंह बिष्ट। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। देखिए, प्रदेश संगठन समन्वयक बनाया गया जोत सिंह बिष्ट को, ये बड़ी जानकारी है। बसंत कुमार को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। जोत सिंह बिष्ट जो कि अंतरकलह की बात कह करके, पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कह के कांग्रेस से अलग हुए थे, आम आदमी पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश संगठन समन्वयक बनाया गया है जोत सिंह बिष्ट को। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता वो इससे पहले कहलाते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं। और देखिए, और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उनको प्रदेश संगठन समन्वयक की जिम्मेदारी। इसके अलावा बसंत कुमार को लेकर भी खबर यह है कि वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी मिली है। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की अब बात कर लेते हैं। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। योग मंदिर पांडुकेश्वर से उद्धव जी, कुबेर जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। कल सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। कपाट खोलने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। कल 8 तारीख है और कल सुबह 6:15 बजे का वक्त है जब बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, उसके बाद 6 मई की तारीख है केदार धाम के कपाट खुले। श्रद्धालु वहां पर लगातार दर्शन कर पा रहे हैं और अब कल बारी है बद्रीनाथ धाम की और प्रतिदिन 15,000 यात्रियों को दर्शन यहां पर हो पाएगा। कल सुबह 6:15 का वक्त है जब पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ यहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर से भगवान उद्धव जी, कुबेर जी एवं जोशी मठ से जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की डोली चली थी, वो आज बद्रीनाथ के लिए रावल जी महाराज और शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में बद्रीनाथ के लिए चल दी है। यह चल विग्रह मूर्तियां उद्धव जी और कुबेर जी की बद्रीनाथ पहुंचेंगी और कल सुबह 6:15 पर मुहूर्त के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। तो भगवान बद्री विशाल के कल कपाट खुलने हैं। सुबह शुभ मुहूर्त है 6:15 का और इसी
मौके पर वहां पर कपाट खोल दिए जाएंगे, श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। हमारे सहयोगी विनोद कुमार वहीं पर मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितनी रौनक वहां पर है? विनोद, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, तस्वीरों के माध्यम से बताइए हमारे दर्शकों को कितनी रौनक वहां पर है, कैसी सजावट की गई है भगवान बद्री विशाल की, दिखाइए। बिल्कुल दीपा, देखिए मैं इस वक्त बद्री धाम मौजूद हूँ और आप मैं अपने दर्शकों को तमाम ये तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके की भी तैयारी है। शुभ मुहूर्त यानी कल सुबह 6:15 पर बद्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तमाम तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कल सुबह 6:15 पर बद्री धाम के कपाट खुलेंगे और पांडुकेश्वर चलकर डोली इस समय रावल के कक्ष में यानी बद्री धाम की जो डोली है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल 6:15 पर विश्वविख्यात जो धाम है बद्री धाम, उनके कपाट खुलने जा रहे हैं। तमाम इस पूरे परिसर में चहल पहल है। कई कुंटल के फूलों के द्वारा इस पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगती नज़र आ रही है। और अगर बात करें तो करीब ये चारों धामों में से एक ये धाम माना जाता है। और जिस तरह से कल शुभ मुहूर्त यानी 6:15 पर बद्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं तो पूरी तरह तैयारी यहाँ होंगी। और जैसे ही 6:15 पर यानी शुभ मुहूर्त पर ये कपाट खुलेंगे, उस दौरान धाम के रावल होंगे, तीर्थ पुरोहित होंगे, तमाम हकूकधारी होंगे। और आप ये देखिए कि तमाम इस पूरे परिसर में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो बद्री धाम में पहुँचे हैं। कपाट हालांकि कल खुलेंगे। कहाँ से आए आप लोग? में इंदौर से। हाँ, क्या कहेंगे? कल बाबा बद्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। विष्णु का धाम है केदारनाथ, माफ़ कीजिए, बद्री धाम। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कल खुलेंगे तो यहाँ की सुंदरता और यहाँ का माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। तो बस कल का इंतज़ार है हमें। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ आके। जो 4 धाम है उसमें बद्रीनाथ का धाम सबसे विशेष अपना स्थान रखता है। और अभी हम केदारनाथ धाम की भी यात्रा करके आ रहे हैं और चारों धामों की यात्रा में अभी हमारा आखिरी धाम रह गया। और यहाँ आकर हमें इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ की प्राकृतिक छटा तो है ही अपने आप में बहुत सुंदर। चारों तरफ पहाड़, नदियाँ और यहाँ की सुंदरता, यहाँ फूलों से, ताज़ा फूलों से जो सजावट की गई है उसने अपना मन गदगद कर दिया है। और मंदिर जो है अपने आप में सुंदर तो पहले ही है, पर अब उसकी छटा 4 चांद में बदल गई है। और उसको देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें लग ही नहीं रहा, हमें लग रहा है मुझे स्वर्ग का आनंद यहाँ पृथ्वी पे ही प्राप्त हो रहा है। और जय बद्री विशाल, ओम नमो भाई साहब आप बताइए, कल विष्णु के धाम यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, कितनी उत्सुकता और उत्साह है आप लोगों को? बद्री विशाल की उत्सुकता इस बात की है कि हम इंदौर से 1 तारीख से चले हुए हैं और यहाँ आके हमको इतना उत्सुक है कि हम यहीं पूरी रात भर, जब तक पाट नहीं खुलेंगे तब तक हम बैठ के यहीं दर्शन के लिए बैठेंगे यहाँ पे और यहीं पे ही बैठ के इंतजार करेंगे जब तक पट नहीं खोलेंगे। देखिए बिल्कुल भव्य तरीके से मंदिर प्रांगण को सजा दिया गया है। हजारों कुंटल फूल इसमें लगे हैं। और अगर बात करें, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्योंकि ये बद्री धाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर मंदिर की सजावट की जा रही है, साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है और शुभ मुहूर्त यानी निर्धारित जो समय है 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ में बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। 6:15 पर तमाम तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी, धाम के रावल, अभी हालांकि पांडुकेश्वर से चलकर डोली धाम के जो रावल हैं उनके कक्ष में विराजमान है। उसके बाद में 6:15 पर ये कपाट आम श्रद्धालुओं के खोले जाएंगे। और देखिए, मैं श्रद्धालुओं की बात करें तो इस मंदिर प्रांगण में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आने वालों की अभी संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम करीब ठंड का भी मौसम है, करीब 12,000 फीट की ये ऊंचाई पर ये मंदिर विराजमान है। तो धाम को जो तैयारी है उसको पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है दीपा। और कल 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए ये भव्य मंदिर और इस धाम में कपाट खुलेंगे। और इस वक्त अभी कैसा मौसम वहाँ का है, तस्वीरें भी डिस्क्राइब कीजिए और साथ में बताइए भी कैसा मौसम इस वक्त वहाँ पर है, कितना सर्द मौसम है और अभी इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूदगी है श्रद्धालुओं की, रुकने की व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर की गई है, तमाम जो सुविधाएं हैं उसका ख्याल किस तरीके से रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी वहाँ पर ना हो, ये भी जरा बताइए और तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ। विनोद। बिल्कुल देखिए दीपा, जिस तरह से सरकार की ओर से यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी,
केदार धाम में 12,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से 15,000 यात्री के बाबा बद्रीनाथ धाम में आकर दर्शन कर सकते हैं। तमाम यहाँ पर जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं। और मैं अगर मौसम की बात करें तो तमाम पर्वतों पर की जो एक भव्य नज़ारा है, जो हमारे एबीपी गंगा के दर्शक यहाँ पर देखेंगे, पर्वतों के बीच में ये धाम विराजमान है, बद्री धाम। और उसके बाद अगर बात करें तो जो यात्रियों के ठहराव की व्यवस्था है, तमाम धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, या तमाम अन्य प्रकार की जो भी यात्रियों के लिए सुविधा है, उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि मौसम अभी थोड़ा सा बेरुखी है, मौसम की बेरुखी यहाँ देखने को जरूर मिल रही है। हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं। लेकिन बद्री धाम यानी देश के 4 धाम हैं, 4 धामों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है और विष्णु के धाम को बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। तमाम ये मंदिर एबीपी गंगा के दर्शक इस धाम को देख रहे हैं, इस मंदिर को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सजाया जा रहा है। मकसद यही है कि कल यानी 6:15 के लिए जो भक्तों को इंतज़ार था विष्णु के धाम का, बाबा बद्रीनाथ धाम का, वो बिल्कुल पूरी तरह से उनका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। और आम श्रद्धालुओं के लिए ये पूरी तरह से कपाट खोलकर, जिस तरह से कोविड काल में पिछले 2 साल ऐसे बीते हैं दीपा कि तमाम श्रद्धालु इस धाम में दर्शन करने के लिए वंचित थे, लेकिन उनका इंतज़ार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और कल 6:15 पर विष्णु के धाम के बद्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी है, इंतजार कर रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। कल से उनको दर्शन बद्री विशाल के हो पाएंगे और अगले 6 महीनों तक ऐसी गुलजार तस्वीरें वहां से सामने आएंगी। आपने कहा कि मौसम थोड़ा सा सर्द है, मौसम लगातार बदलता है, बहुत ऊंचाई में बद्री विशाल है और इसीलिए यहाँ पर मौसम लगातार बदलता है। पूरी तैयारी के साथ श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे होंगे और प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। अभी कपाट खुलने में थोड़ा सा वक्त है, कल सुबह 6:15 बजे कपाट खुलेंगे। जब कपाट खुलेंगे तो सबसे पहले आप भी विनोद के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, जो तस्वीरें वो दिखाएंगे उसके माध्यम से एबीपी गंगा पर भी दर्शन कर पाएंगे भगवान बद्री विशाल के। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि कल केदार धाम के कपाट खुल गए हैं। अब 8 मई यानी कि कल बद्री धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो कुछ इंतजार और उसके बाद 4 धामों के कपाट खुल जाएंगे 6 महीने के लिए। 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी कल बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही। 3 मई गंगोत्री धाम के कपाट खुले और 3 मई को ही यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुले। उसके बाद 6 मई की तारीख जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और उसके बाद अब कल की तारीख है जिसका भी बेसब्री से इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं, 4 धाम यात्री कर रहे हैं। उत्तराखंड का 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, मगर अब से कई दशक पहले यात्रा मार्ग अलग हुआ करते थे। 4 धामों तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते तक नहीं थे। 60 के दशक तक उत्तरकाशी के धरासू गांव से मां गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्रा होती थी, क्योंकि यहीं तक उस समय सड़क मार्ग हुआ करता था। यही वो मुख्य पड़ाव था जहां से दोनों धाम के लिए पैदल श्रद्धालु यात्रा करके आगे का सफर तय करते थे, मगर अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको दिखाते हैं धरासू से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की खास रिपोर्ट। माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री की तरफ जो रास्ता जाता है उसी मार्ग पर हम हैं और एक ख़ास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समय के मांग के साथ बहुत कुछ बदला है। और इस वक्त जहाँ पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है, ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये धरासू गांव है। धरासू गांव तक ही 60 के दशक में सड़क हुआ करती थी और इसके बाद दोनों धामों के लिए जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा किया करते थे। उस दौर पर ये जो धरासू गांव है इसका अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहीं पर एक बड़ा आश्रम हुआ करता था, एक बड़ी धर्मशाला हुआ करती थी, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते थे वो रात्रि विश्राम यहाँ पर करते थे और उसके बाद दूसरे दिन यहाँ से माँ यमुनोत्री के दर्शन करते थे, फिर वापस लौटते थे, फिर रात्रि विश्राम के बाद माँ गंगोत्री के दर्शनों के लिए यहाँ से आगे जाते थे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ की तमाम इन चीज़ों को जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और अगर इस गाँव के इतिहास इन तमाम चीज़ों की बात करें तो किस तरीके से, थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम सतीश सिंह कंडियाल है और यहाँ पर ये धरासू गांव है। यहाँ पर एक पहले काली कमर का धर्मशाला था, वहाँ पर जो है पैदल लोग यात्रा करते थे, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम करते। फिर जब वापस आते थे तो यहीं पर रात्रि विश्राम करते। यहाँ पर से जो आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, छोटी सी रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से पैदल रास्ता था, यहाँ से लोग पैदल जाया करते। अभी भी साधु संत यहाँ से पैदल जाया करते यमुनोत्री के लिए। और जो सीधा रास्ता वो गंगोत्री रोड जाती है। यहाँ पर एक वो संगम है
यहाँ पर साथ में यहाँ पर अभी जो है 304 मेगावाट का धरासू प्रोजेक्ट पावर हाउस भी है, यहाँ यहीं पर है और यहीं से सब जगह बिजली सप्लाई होती है। और यहीं पर जो है वो दैवीय आपदा से कुछ जो है क्षति पहुंची तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब उस समय यहाँ पर तक रोड थी तो जैसे जो आपके बुजुर्ग लोग भी रहे हैं उनसे कितने उस वक्त श्रद्धालु आते होंगे, कैसे उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती होंगी और किस तरीके से फिर आगे की यात्रा तय होती थी? जी, धर्मशाला की तरफ से कोई यहाँ पर जो है वो राशन पानी देते थे साधु संत लोगों जो पैदल लोग यात्रा आया करते, तो धर्मशाला की पूरी व्यवस्था थी उस समय काली कमरे की यहाँ पर। और जो जिनके पास राशन नहीं हुआ करते थे उनको राशन दिया जाता, जिनके पास लकड़ी नहीं हुआ करते लकड़ी दिया जाता, तेल दिया जाता, सब कुछ दिया जाता उनको, उनके पेट पूर्ति यहाँ पर पूरी की जाती। संख्या उस वक्त किस तरीके की होती होगी यात्रियों की? संख्या काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे, मतलब जो है कि 100, 200, 300, 400 लोग तो रहते थे ऐसे प्रतिदिन इतने लोग दिन के हिसाब से जाते थे ऊपर नीचे। जी, अभी जिस तरीके से अब सुविधाएं बदली हैं, अगर धरासू की हम बात करें क्योंकि तो बड़ा ऐतिहासिक है, ये कितना बदला? अभी कुछ दैवीय के आपदा की वजह से यहाँ पर जो धर्मशाला था और जो होटल थे यहाँ पर दैवीय आपदा की वजह से उनका क्षति हो गई है और उनका नाम निशान नहीं टिका। अब यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सभी जगह बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जो धरासू गांव था वो एक ऐतिहासिक है और इस इतिहास को हमने दिखाने की कोशिश की। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस वक्त जब यात्रा की पैदल शुरुआत होती थी तो ये वही जगह है जहाँ से लोग माँ के दर्शन करने के लिए पैदल निकलते थे। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, उत्तरकाशी, धरासू। खटीमा में ग्रामीणों का आंदोलन, शारदा नहर में जल समाधि लेने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अब विकास के काम नहीं होने से लोग यहाँ पर नाराज हैं। खटीमा में ग्रामीणों का देखिए ये हल्ला बोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास के काम नहीं होने से ये नाराज हैं, आहत हैं और जल समाधि लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शारदा नहर की तस्वीर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जल समाधि करो स्वीकार का बैनर लेकर के पहुंचे हुए हैं। साथ ही खबर ये कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पौड़ी के कोटद्वार में बाघ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग की इस बात से हैरान वन विभाग है कि इस इलाके में आखिरकार ये बाघ आया कहां से। अब आसपास के लोगों में दहशत है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव है। अचानक से बाघ सड़क पर आ गया और जो लोग वहां से अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे उन्होंने अपने फ़ोन में ये वीडियो कैद कर लिया, जिसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये वीडियो वायरल हो रहा है और वन विभाग के पास भी ये वीडियो है। अब पड़ताल की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाघ यहाँ पर कहां से पहुंचा होगा। साथ ही आसपास के इलाकों में जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल है। इस वीडियो के बाद से सड़क पार करता हुआ आराम से वो दिखाई दे रहा है इस वीडियो फुटेज में। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल। सड़क और यहाँ से लगातार गाड़ियाँ गुजर रही हैं। एक गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही अपने फ़ोन में ये बाघ की तस्वीरों को कैद किया, इस वीडियो को कैद किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।